नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाले क्लास में आज अपन बात करेंगे 16 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आया जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके मैथ्स में आए हुए प्रश्न आप सोल्व करेंगे। किस प्रकार से मैथ्स के प्रश्नों को अपन बेसिक और ऑप्शन का यूज करते हुए 15 क्वेश्चन जो आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मिलते हैं वो 15 मिनट से भी कम टाइम में आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने कंटिन्यू यहाँ पे वीडियो देखी आपने तो ज़रूर आपकी जो मैथ को करने का जो तरीका है उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा और आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। 15 मिनट से भी कम टाइम में अपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के अपन कर रहे हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइबर नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो PDF प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा मैथ्स विक्रम बराड़ के नाम से, उसको जुड़ जाइए। वहाँ पे जाके आप जैसे जुड़ेंगे उसमें तो आपको जो भी क्लास होती है उसकी PDF वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे कर रहे हैं अपन सवाल सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि किसी धातु के तार को मोड़कर 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग। अब देखो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है मेरे को, 324 दिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो 324 है ये किसका है। यहाँ पे अगर भुजा की बात करूँगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर रूट में 324। तो भुजाएं क्या निकल के आ गई, यहाँ पे 18 भुजा निकल के आ गई। अब इसका तो भाई जब आपको यहाँ पे आपने क्या बनाया, वर्ग बनाया था। क्या बना रहे हैं अपन, ये वर्ग की बात कर रहे हैं, ये वर्ग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये क्या बना दिया अपन ने, वर्ग बन गया। अब इसकी एक भुजा क्या है, जो वर्ग है इसकी एक एक भुजा 18 है, ये भुजा भी 18 है इसकी। ये भुजा भी 18, ये 18 है, ये 18 है और ये भी 18। इस प्रकार से इसका जो परिणाम निकालेंगे टोटली कितना हो जाएगा, 4 से 18 18 4 बार अपन जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे, 72 अपने को इसका परिमाप यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब देखिए, ये बोल रहा है यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। अब देखो, अर्धवृत्त अपना किस प्रकार से बनेगा, अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे भाई तार तो यही था, कौन सा तार था, तार तो यही था। इसको यहाँ पे जाके इसने इससे अर्धवृत्त बना दिया। अब जो अर्धवृत्त है उसका ये क्या काम करेगा, ये वाला जो परिधि का काम करता है, ये किसका काम करेगा, यहाँ पे परिधि का काम करेगा। तो इसके अर्धवृत्त की जो परिधि है इसका सूत्र क्या होता है, 36। क्या होता है इसका सूत्र, 36 बटा 7 R होता है। कितना होता है, 36 बटा 7 R होता है। अब क्या होगा, आपने देखा होगा जो वर्त होता है उसकी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R होता है। क्या होता है उसका, 2 पाई R होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अर्धवर्त बना रहा है, कौन सा, ये वाला जो अर्धवर्त बन रहा है इसका तो क्या हो जाएगा 2 पाई R पूरे का होता है, तो अर्धवर्त का कितना हो जाएगा, पाई R। तो एक हो गया, कितना हो गया, पाई R हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी एक वर्त बन जाएगा, ये भी एक यहाँ पे वर्त बढ़ेगा। जब इसको काट काट अर्धवर्त बढ़ाएंगे तो ऊपर भी एक वर्त बन जाएगा, समतल इसका क्षेत्रफल है उसका, वो तो वो अपन 2 पाई R इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो 2 पाई R इसमें अपन ने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो, इसको जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे तो कितना पाई R प्राप्त, 3 पाई R स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, 3 पाई R प्राप्त होता रहा है, 3 पाई R अपन को ये प्राप्त हो रहा है। अब तो देखिए ऐसे यहाँ पे तो ये तो क्या था, क्षेत्रफल की जब बात करता, क्या यहाँ पे जब क्षेत्रफल की बात करता तब अपने इसमें ये जोड़ते क्या, 2 पाई R, मतलब 2 पाई R की जगह पाई R स्क्वायर जोड़ते। लेकिन अब बात कर रहा है यहाँ पे परिधि की। भाई ये जो भुजा मैंने आपको बताई, यहाँ पे जो भुजा दिखाई दे रही है इसी भुजा को ये यहाँ पे अर्धवृत्त बना रहा है। ये क्या बना रहा है, यहाँ पे अर्धवृत्त बना रहा है। अब देखो यहाँ से इसको मैं एक बार मिटा के वापस लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो दिख जाएगा यहाँ पे कि ध्यान से देखो अभी आप सब लोग कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे अर्धवर्त बना दिया है। अब जैसे आपको सबको पता है कि जो वर्त है उसका परिधि का सूत्र क्या होता है,
टू पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पे तो अर्धवर्त लिया है, तो यहाँ से कौन से देखो, अभी यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ब्लैक में, ये जो है इसी इसका मेरे को यहाँ पे निकालना है। और बाकी जो इसके वाली कौन सी लाइन, इसकी जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 2r हो जाएगी, इसकी लंबाई 2r हो जाएगी। तो जैसे मैं वर्त का पूरे के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो अर्धवर्त का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी पाई आर हो जाएगा। पाई आर में ये जो 2r है ये भी मेरे को जोड़ना पड़ेगा, क्यों भाई, ये तो तार तो एक यूज हो रहा है, तो परिमाप दोनों जगह इसमें बराबर होगा, तो इसलिए इसमें मैंने 2r क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो फाइनल रूप से मेरे को पाई का मान 22/7 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 36/7r मेरे को यह फाइनल रूप से प्राप्त हो गया। अब जो 36/7 आ रहा है, ये क्या प्राप्त हो गया मेरे को, जो अर्धवर्त है उसका परिमाप प्राप्त हो गया। अब परिमाप जब ये प्राप्त हो रहा है, तो ये परिमाप कितने के बराबर, पर भाई तार, इस तार, जिस तार से पहले वर्ग बनाया था इसने, ये वाला जो वर्ग बनाया था, उससे बाद में जाके इसने क्या बढ़ा रही है, यहाँ पे अर्धवर्त बढ़ा दिया, तो परिमाप तो दोनों जगह बराबर होगा। तार तो भाई वही है ना, सेम, भाई तार तो सेम है, पहले उसको वर्गाकार शेप दे दी उसने, बाद में शेप चेंज करके उसको अर्धवर्ताकार बना दिया। तो कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना है, 72 है। तो 36/7r बराबर कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। तो ये 36 से इसको डिवाइडेशन करूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 14 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, तो अर्धवर्त की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी, जितना भी अपने यहाँ पे संख्याएं दी हुई है सब क्या है, मीटर में दिए हुए हैं, जितने पर यहाँ पे दिए हैं मान। तो यहाँ पे बोल रहा है जो अर्धवर्त की त्रिज्या है, तो अर्धवर्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या निकाल ली, क्या आ गई यहाँ पे 14 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा दोस्त आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका पढ़ाया हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम भी है, जो भी कमेंट करोगे तभी तक मेरे पास में यहाँ पे पहुँच पाएगी समस्या आपकी। वह बड़ी से देखो, अब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का जब चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम पे बताया था कि आपको एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, ये कैसे पता चलेगा, तुरंत क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया, बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, क्या हो रही है, बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, तो आपने क्या निकालना है, यहाँ पे में से निकालना है। बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिससे 2042 और 233, 2042 और 233 में भाग देने पर शेषफल, अब इसमें भाग दे रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, इसको शेषफल इसमें तो प्राप्त हो रहा है कितना, 18, और इसमें प्राप्त हो रहा है 13। तो आपने इसमें से जैसे मान लो ये वाले 2042, इसमें से अगर शेषफल में घटा दूंगा तो जो संख्या है बड़ी से बड़ी उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो नई संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2024 कितने प्राप्त हो जाएगी, 2024। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से कितने प्राप्त हो जाएगी, 220 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से 220 प्राप्त हो रही है और 2000 यहाँ पे 24 प्राप्त हो रही है। अब ये दो संख्याएं जो मेरे को प्राप्त हो गई, ये संख्या क्यों प्राप्त हुई, यहाँ पे शेषफल की वजह से प्राप्त हो रही। पहले भी संख्या में तो भाग दे रहा है, तो शेषफल 18 बच रहा है, तो 18 मैंने माइनस कर दिया। अब जो मेरे को नई संख्या प्राप्त हो गई 2024, पूरी तरह बड़ी से बड़ी संख्या से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, जो ज्ञात करेंगे अपन। और इसमें से 13 माइनस कर दिया, 220 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे 220 और जो 224 है, इनका क्या निकालना मेरे को, इनका निकालना है यहाँ पे मेरे को में से, क्या निकालना है इनका मेरे को, में से। तो भाग विधि से मैं यहाँ पे में से निकाल लूंगा। देखो भाग विधि से में से निकाला मैंने यहाँ पे ओ कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे जाएगा ये भाग विधि से, जैसे मैंने में से निकाला तो ये जाएगा यहाँ पे 9 बार। तो जैसे 9 बार गया तो कितना प्राप्त होगा मेरे को, 1980 प्राप्त हुए। 4 ये बच गए, 12 में से 8 गए तो ये फिर 4 ये बच गए, 44 आ गए। फिर 44 का मैंने फिर भाग विधि से 220 में दिया, तो जैसे 220 में दिया मैंने यहाँ पे, तो कितने पर गया, 5 पर गए, 220 से शेषफल 0 हो गया। तो यानी ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 44 हो जाएगी, जिससे 2042 को भाग दे रहा हूँ तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 18 प्राप्त हो रहा है। 233 को भाग दे रहा हूँ तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन भाग विधि से यहाँ पे निकाल लिया मैंने संख्याएं, जो शेषफल वो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी 2024 और 2020, इनका मैंने वैसे निकाल लिया, तो क्या निकल के आ गया, 44। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, एक बस टर्मिनल, यहाँ मान लो कोई एक टर्मिनल है, यहाँ पे क्या टर्मिनल है, इससे बस जा रही है, इधर क्या जा रही है, यहाँ से बस जा रही है। और जो बस है 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें कितने अंतराल पे जा रही है, 8 मिनट के अंतराल पे जा रही है। अब यहाँ पे कोई आदमी है जो खड़ा है, ये खड़ा क्या है, आ रहा है, ये इधर आ रहा है।
अब ये आदमी जब इधर आ रहा है तो यहाँ से ये किससे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है। अब देखो विशेष तौर पर आपको यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। देखो इसको आप किस प्रकार से यहाँ पे बिना किसी समस्या के अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे जब ये आदमी तो आ रहा है यहाँ पे साइकिल लेके, और आदमी की ये क्या ज्ञात करवा रहा है, मेरे से स्पीड ज्ञात करवा रहा है। तो साइकिल से आ रहे आदमी क्या ज्ञात करवा रहा है, स्पीड ज्ञात करवा रहा है। अब 6-6 मिनट के अंतराल पे, क्या 6-6 मिनट के अंतराल पे। तो एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे अगर ये आदमी यहीं पे खड़ा होता है क्या, यहाँ पे, तो इसको जो बस है, अगर आदमी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ये जो बसें हैं ये 8-8 मिनट के अंतराल पे निकल रही हैं। यहाँ पे कितने मिनट के अंतराल पे, 8-8 मिनट के अंतराल पे ये निकल रही हैं। अब बात करें, ठीक है, अब ये आदमी अगर यहाँ से साइकिल लेके चल रहा है तो ये कितने अंतराल पे मिल रही है, इसको 6-6 मिनट के अंतराल पे मिल रही है। कितने के अंतराल पे मिल रही है, 6-6 मिनट के अंतराल पे मिल रही है। अब एक विशेष तौर पर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या चीज़ देखने को मिलेगी आपको, भाई जो बस यहाँ से निकली है, मान लो सेम टाइम पे निकले दोनों तरफ से कैंडिडेट, इधर से तो बस निकली है और इधर से क्या निकला है, वो आदमी निकला है, ठीक है। अब ये अगर ये आदमी खड़ा होता तो इसको 8 मिनट में मिलता, और अब ये आदमी ने जो दूरी है, अब देखो यहाँ पे अपन करेंगे 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो चाल है वो चाल है जो दूरी पे तो क्या होती है, समानुपाती होती है। वो जो समय उसके क्या होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है, यानी उसके तो उल्टी चलती है। समय के तो चाल है वो व्यतिक्रमानुपाती होती है, और जितनी चाल होगी उतनी दूरी है वो आदमी तय करेगा। अब देखेंगे अपन यहाँ पे कि कोई एक दूरी है, जो दूरी भाई पहले जब आदमी यहाँ पे खड़ा था, जब आदमी एक जगह खड़ा था तो बस 8 मिनट में मिल रही थी इसको, ठीक है, ये बात आपकी। लेकिन जब आदमी साइकिल से चल रहा है तो वो कितने मिनट में मिलने चालू हो गई, वहाँ पे 2 मिनट कम हो गई, यानी 6-6 मिनट में उसको बस ये मिल ही रही है। मतलब आदमी की भाई स्पीड होगी तभी उसको 2 मिनट का वो टाइम वो यहाँ पे कवर कर रहा है। तो जो टाइम, जो दूरी तय करने में क्या टाइम, अब यहाँ पे बात करें टाइम की, जो दूरी तो तय करने में टाइम लेता क्या, बस जो दूरी तय करने में 2 मिनट का समय ले रही है, उसको ये 6 मिनट में तय कर रहा है आदमी। अब ये जो अनुपात आ रहा है किसका आ रहा है, ये समय का अनुपात आ रहा है, ठीक है, किसका आ रहा है, समय का। अब मैंने आपको बताया था चाल और समय एक दूसरे की होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा वापिस कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा, सॉरी 6:1 नहीं होगा, इसको जैसे डिवाइडेशन करेंगे अपन, काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1:3। ये तो क्या आ रहा है मेरे पास में, समय का आ रहा है। अब अपन चलते हैं इधर यहाँ पे, अब इसका व्यतिक्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका व्यतिक्रमानुपाती, 3:1 हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है ये किसका आ रहा है, इसका चाल का आ रहा है। अनुपात किसका आ रहा है, चाल का आ रहा है। तो ये 3 का मान कितना दिया हुआ मेरे को, 30 दिया हुआ, 3 का मान 30 दिया हुआ है जो बस की स्पीड है। तो यहाँ पे अब देखेंगे जो 1 है इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। जो ये किसकी स्पीड आ जाएगी, ये या स्पीड आ जाएगी साइकिल की। किसकी स्पीड आ जाएगी, ये साइकिल की स्पीड यहाँ पे निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो एक बार आप विशेष ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई बस तो मैंने यहाँ पे बोला था कि बस यहाँ से चल रही है, यहाँ से बस चल रही है, बस यहाँ से चल रही है। अब जब यहाँ से बस चल रही है तो 8-8 मिनट के अंतराल पे चल रही है। मतलब कोई आदमी अगर ये जगह खड़ा होकर देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि जितनी बसें आ रही हैं वो 8-8 मिनट के अंतराल पे यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन वही दूसरी जगह खड़ा था आदमी, उसके पास तो साधन था ना साइकिल, तो वो रुकेगा थोड़ी, वो भी चलेगा। जब वो चल रहा है कुछ दूरी चलेगा वो, तो जो उसको बसें थी वो कितने अंतराल पे मिलना चालू हो गई, इसको 6-6 मिनट के अंतराल पे मिलना चालू हो गई। जब बसें 6-6 मिनट के अंतराल पे मिलना चालू हो गई तो भाई जो बस अगर वो ये जगह खड़ा होता तो जो बस द्वारा जो तय 6 मिनट में जो दूरी तय करी गई है,
जो बस पहले तो 8 मिनट में मिल रही थी, अब बाद में बस मिलने लगी 6 मिनट में। तो 2 मिनट का गैप गया ना, 2 मिनट का गैप कहाँ गया, 2 मिनट का गैप ही तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब आपको समझने के लिए 2 मिनट का गैप पे ध्यान देना। 2 मिनट का गैप है ना, वो आदमी ने कवर कर लिया साइकिल से। अब जब आदमी ने साइकिल से जो कवर कर लिया, तो जो दूरी आदमी ने वो कवर करी साइकिल से, वो दूरी बस तो कितने मिनट में कर रही थी, बस वो दूरी 2 मिनट में तय कर रही थी। यहाँ पे बस कितने मिनट में दूरी तय कर रही थी, वो 2 मिनट में, और साइकिल ने दूरी तय करी वो 6 मिनट में। भाई जब वो आदमी खड़ा था एक जगह तो उसको 8-8 मिनट में मिलती, अब 6 मिनट में मिल रही है। 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा बस के टाइम में। तो बस के टाइम में जो 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, जो दूरी है बस 2 मिनट में तय करती, वो दूरी आदमी 6 मिनट में तय कर रहा है यहाँ पे साइकिल से। तो यहाँ पे अनुपात मैंने यहाँ पे ले लिया, समय का अनुपात। और मैंने आपको ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ सूत्र इससे बताया कि जो चाल है वो दूरी की क्या होती है, समानुपाती होती है, और समय की क्या होती है, हमेशा व्यतक्रमानुपाती होती है। जब समय की जो व्यतक्रमानुपाती होती है, तो यहाँ पे आपने अनुपात निकाल लिया, अनुपात समय का क्या आ गया, 1:3 आ गया। अब उल्टा करेंगे, व्यतक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इनके द्वारा जो इसकी स्पीड है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। अब जब बस का अनुपात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और साइकिल का अनुपात आ रहा है मेरे पास में 1 चाल का। तो बस की चाल दी है 30, यानी 3 का मान जब 30 दिया होता है मतलब 10 से गुणा किया है, तो 1 को भी अपना 10 से गुणा कर देंगे, तो जो साइकिल की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक तरीके से आपको पहले समझा दिया, और ये आपको दोबारा बोल के बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, एक वित्तदाता एक कोई ऋण देने वाला है, वो साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का क्या करता है, दावा करता है। अब क्या होता है, देखो कुछ लोग जुबान के पक्के होते हैं और कुछ लोग जुबान के पक्के यहाँ पे नहीं होते। अब जो जुबान का पक्का नहीं है या जो चालाक होता है, उसी की यहाँ पे स्टोरी, उसी की बेस पे ये दी हुई है। एक व्यक्ति है जो ऋण देने का काम करता है, वो साधारण ब्याज पर ऋण देने का दावा करता है, लेकिन वो क्या कर चालाकी कर जाता है, यहाँ पे 6 महीने में जो मूलधन की जब वो गणना करता है तो उसमें ब्याज जोड़ लेता है। जब भाई मूलधन की गणना करते टाइम में उसने ब्याज जोड़ लिया, तो वो तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया। विशेष तौर पर ध्यान दो कि साधारण ब्याज जो होता है, क्या होता है, जो साधारण ब्याज हमेशा, साधारण जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे लगता है। किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है। लेकिन बात करेंगे किसी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिश्र धन की, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज की, तो वो लगता है किस पे, मूलधन प्लस ब्याज पे। किस पे लगता है, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा मूलधन प्लस ब्याज पे लगता है, और जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर लगेगा। भले ही 10 साल के 20 साल तक भी रखेंगे ना मूलधन साधारण ब्याज पे ली हुई राशि, तो जो ब्याज लगेगा वो हमेशा किस पे लगेगा, वो ब्याज लगेगा हमेशा मूलधन पे। और जब बात आप चक्रवर्ती की होती है, चक्रवर्ती में मूलधन पे और ब्याज पे दोनों पे ब्याज लगता है। अब यहाँ पे जब इसने ब्याज जोड़ लिया तो क्या हो गई, वो दरी भाई चक्रवर्ती के हिसाब से हो गई, उसने तो बहाना किया है साधारण ब्याज पे देने का। तो अब जो दर है वार्षिक कितनी है, 20% है। जब वार्षिक दर 20% है, ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20% हो जानी चाहिए नियमानुसार। तो लेकिन वो चालाकी करते हुए 6 महीने में जोड़ रहा है जब मूलधन, तो उसमें ब्याज भी जोड़ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब जो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी, इसकी 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दर यहाँ पे, 10%। जब दर 10% हो जाएगी तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100 हो गया। अब यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21% दर निकल के आ गई। फाइनल रूप से जो दर निकलेगी यहाँ पे वो कितने निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 21% दर यहाँ पे हो जाएगी, जो प्रभावी दर होगी। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ए की आई बी की आई से। अब यहाँ पे अनुपात ले लेंगे अपन, ए अनुपात यहाँ पे बी ले लिया। अब बोला ए की आई बी की आई से 50% यहाँ पे अधिक है। ए की आई, अब मैंने बी की आई से 50% अधिक है, तो बी की आई मैंने यहाँ पे क्या मान ली, 100 रुपये मान ली। अब 50% अधिक है तो ए की कितनी हो जाएगी साहब, यहाँ पे 150 हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने अनुपात यहाँ पे ले लिया। यदि ए की आई में 30% की वृद्धि हो रहा है, 30% की जब वृद्धि हुई में तो कितने हो जाएगी, 130 हो जाएगी। ये लो 130% कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे अनुपात जो ले लिया मैंने, अब ये बोल रहा है बी की आई में 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो 100 में जब 40% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अब कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 195 हो रहा है। कितना हो रहा है, 195 अनुपात 140।
अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो क्या है, ओल्ड में है, ओल्ड आई है ये तो, और ये आ गई इनकी न्यू इनकम आ गई। क्या आ गई ये इनकी न्यू इनकम आ गई। अब आप देखोगे जो ओल्ड इनकी जो इनकम है, क्या ओल्ड जो इनकम है वो कितनी है, यहाँ पे दोनों की मिला के 250 है। अब सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी की जो संयुक्त आय है उसमें कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हुई। अब इनकी पहले की आय कितनी थी, ए और बी की संयुक्त आय 250 थी। अब जोड़ूंगा मैं इनको 195 और 135 को, तो कितना हो रहा है इनकी 335 हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पे 335 हो रहा है। देखिए 335 हो रहा है। अब ये 335 हो रहा है। अब कितने की वृद्धि हो रही है साहब, यहाँ पे हो रही है 85 की वृद्धि। कितने की हो रही है 85 की वृद्धि, तो 85 250 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है अपने को। अब देखो ये यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 से 2 टाइम्स हो गया, 5 से 5 बार होगा, 5 से 17 बार हो गया। अब यहाँ पे जो हार में मेरे को 17 और 2 जो प्राप्त हो रहा है दोनों गुणा कर लूँगा, तो 17 × 2 जैसे मैंने गुणा किया तो मेरे को प्राप्त होगा 34%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसमें, 34% की यहाँ पे वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चुनाव में ए ने, कोई चुनाव हुआ साहब, उसके अंदर ए ने जो कुल जो मान्य मत थे उसमें से 80% तो मत उसने प्राप्त कर लिए, और जो टोटल कितने मत डाले गए थे, 1,40,000 मत डाले गए थे, उसमें से 18% मत तो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए साहब। अब ए के विरुद्ध डाले गए मत, भाई ए के जितने मत आए हैं वो तो उसके जो विरोधी है उसको उसके 100, कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। अब जितने प्रतिशत ए को मिले हैं उसमें से 100 में से घटा दूंगा तो उसके जो प्रतिद्वंदी है उसको मिल जाएगा बाकी के। अब यहाँ पे देखो 1,40,000 दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे 1,40,000 टोटल मतदान हुआ था, उसमें से 1,40,000 जो टोटल मतदान हुआ था उसका क्या हुआ, 18% अमान्य हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो कितने बच गए, उसका 82% यहाँ पे ले 82% लिख दिया अपन ने। अब ये बोल रहा जो ये 82% क्या हो गए, ये टोटल मान्य मत हो गए। अब मान्य मतों का 80% किसने प्राप्त किया, ए ने, तो इसका क्या कर देंगे अपन 80% निकाल लेंगे साहब इसका। अब 80% तो निकाल लेंगे इसका, लेकिन मैं क्यों एग्जाम में थोड़ी निकालूंगा, एग्जाम में नहीं निकालूंगा। एग्जाम में क्या निकालूंगा, देखो यहाँ पे दियो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने थे, जब ए को 80% मिल गए मान्य मतों के, तो इसके विरुद्ध कितने डाले गए, इसके विरुद्ध तो 20 डाले गए, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे अपन। अब जो अपने सवाल जम गया है यहाँ पे, अब बात करेंगे अपन कैलकुलेशन की। देखो जो कैलकुलेशन हो रही है इसको करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 0 से तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 0 हो जाएगी, नीचे हर में 4 0 है तो आंसर में 4 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। अब देखो यहाँ पे 82 × 280 होगा, तो देखो 0 तो आना तय है, एक ही 0 आएगी, उसके बाद में 8 दूनी का 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऑप्शन देखूंगा कि दाई का अंक 6 किस में है, तो एक ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें इकाई का अंक क्या है, दाई है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे आप टिक कर दीजिए, करेक्ट। इसी प्रकार से आपका एग्जाम में टाइम यहाँ पे बचाना है। अब बाकी तो आप यहाँ पे गुणा करके दे सकते, ज़्यादा बड़ी यहाँ पे है नहीं। 8 16 1 बच गए, और 64 1 65 हो गए। फिर जाएंगे अपन 4 और ये कितना हो जाएंगे 16, 0 6 9 2 और ये 2, 22,960 ऑप्शन नंबर जो 3 आ रहा है। तो इसलिए मैं ये तो यहाँ पे आपको मैंने करके बता दिया, बाकी एग्जाम में आपको करना नहीं है, टाइम वहाँ पे बचाना जरूरी है। अब यहाँ पे ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मध्यवर्ती पदों को गुणा है वो बाहरी पदों की गुणा के बराबर हो जाएगा, इनके बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे 1.2 × 7.2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y × 4.8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर एक अंक पे दशमलव है, इधर भी एक अंक पे दशमलव है, और 16 से इसको किससे काटोगे, यहाँ से 12 से काटूंगा, किससे 12 से काटूंगा, और 12 के नीचे एक दशमलव लगा दी, मैंने दशमलव हटा दी, 12 चौक 48 हो गए। 4 से इसको काट दूँ वापस कितने बार 18 बार, और ये दशमलव लगा दूँगा तो 1.8 प्राप्त हो जाएगा। जो y है उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 1.8, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आज ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अपन ने आज के इस वीडियो में 7 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें अपन करेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन से आगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका भी, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में हर एक टीचर का अलग होता है,
क्वेश्चन वही होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं। ये भी आपको और भी टीचर करवाते रहेंगे, सबका अलग अलग मेथड है और किस प्रकार से आपको ऑप्शन से यूज करते हुए तुरंत आपको उत्तर पे पहुंचना जरूरी है। तो ये चीज़ें मेरे पास सिखाने को मिलेंगी, तो आप दोस्तों से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बेहतर चीज़ें कर सकें। तो आप सभी का एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही डेली रात्रि 8 बजे।